Good morning, class 6. Today we will read chapter number 26, that is urban livelihood. अर्बन यानी कि शहरी वातावरण, शहरी विकास और शहर के लोगों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टार्ट करेंगे ग्लोजरी से. द फर्स्ट वर्ड इज कैजुअल वर्कर्स, पीपल विदाउट परमानेंट जॉब्स. जिनके पास कोई भी परमानेंट नौकरी, परमानेंट काम नहीं होता, वो होते हैं कैजुअल वर्कर्स. जिन्हें कहीं भी काम मिलता है और वो वहाँ काम करने लग जाते हैं. जैसे कि लेबर होते हैं, आप दिहाड़ी पे हम लोगों को बुलाते हैं, तो वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं. नेक्स्ट इज माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे बोला जाता है माइग्रेशन, कि ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, पीपल नॉट वर्किंग फॉर अदर एम्प्लॉयर्स. जो लोग किसी और के अंडर काम नहीं करते, जिनका खुद का छोटा मोटा काम होता है, जैसे कि शॉपकीपर्स होते हैं, कहीं उन्होंने डेयरी खोली होती है, अपनी छोटी मोटी दुकानें खोली होती हैं, तो वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड. नेक्स्ट इज स्लम, हैवीली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया विद पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उन्हें बोलेंगे स्लम. वो स्लम एरिया बोले जाता है. जैसे आप देखते हो कि चॉल्स होती हैं जैसे शहरों में, उन्हें बोलेंगे स्लम एरियाज. नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल यूनिट्स, स्मॉल प्रोड्यूसिंग यूनिट एम्प्लॉइंग मैनी पीपल एंड पेइंग दैम ऑन एन आर्ली बेसिस. ये वो यूनिट्स होती हैं जो लोगों को रखती हैं एज अ वर्कर, और उन्हें पैसे कैसे देती हैं, और आर्ली बेसिस पे, यानी कि हर घंटे के हिसाब से उन्हें वहाँ पे पैसे मिलते हैं. सबसे पहला हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का लाइफ ऑन द स्ट्रीट्स, कि गलियों में ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं वो लोग. तो स्टार्ट करते हैं. अलॉन्ग द मेन रोड देयर वर वेंडर्स सेलिंग फ्रूट, वेजिटेबल, पीनट्स, फ्रेश पॉपकॉर्न एंड सो ऑन. कि मेन रोड के आसपास वेंडर्स होते हैं, जो छोटे मोटे सेलर्स होते हैं, जो सब्जी बेचते हैं या कुछ भी बेचते हैं, उन्हें वेंडर्स बोला जाता है. तो क्या बोला है कि मेन रोड के साथ साथ आप देखोगे कि कुछ वेंडर्स फ्रूट बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, पीनट्स बेच रहे हैं, कोई पॉपकॉर्न बेच रहा है, और इसके अलावा बहुत कुछ. At the corner of the road was a flower stall with bouquets, garlands and flowers on display. Near sat a cobbler waiting for customer. और अगर आपकी नज़र सड़क के कोने पर पड़ती है तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक फूलों की स्टॉल लगी हुई है, जहाँ पर आपको बुके दिखेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे और गार्लैंड्स मिलेंगे, डिस्प्ले हो रखे होंगे सामने. और उसी के साथ आसपास कहीं कॉबलर दिखेगा. कॉबलर यानी कि मोची, जो कि कस्टमर्स की वेट कर रहा होगा. Some people were selling vegetable from cycle trolleys. Another person was selling various kind of plastic products such as toys, pencil, boxes, soap cases, whistles and combs. As they walked on, they came to a cycle rickshaw stand. Vrinda approached the first rickshaw puller and asked him to take her to the Sector 15 market. तो आप देखोगे कि कुछ लोग वहाँ पर जो सब्जियां हैं वो साइकिल ट्रॉलीज पे बेच रहे हैं. जैसे लोग साइकिल पे पीछे थोड़ी सी ट्रॉली लगा के उसमें सब्जियां रख के बेच रहे हैं. उसी के साथ साथ कुछ लोग वहाँ पे प्लास्टिक का सामान बेच रहे हैं, जैसे कि खिलौने हो गए, पेंसिल बॉक्सेस हो गए, जो आप साबुन रखते हो जिसमें विसल्स हो गई, कंघी हो गई. तो ऐसे ही जब राइटर जो है हमारा आगे जाता है, वो कहाँ जाता है, साइकिल रिक्शा स्टैंड की तरफ जाता है. तो वहाँ पर वो क्या करता है, एक रिक्शा, वृंदा नाम है राइटर का, वहाँ पर वो क्या करती है, एक रिक्शा पुलर को रोकती है कि उसे 15 की मार्केट तक वो छोड़ दे. Samita was curious to know why he had came to the city all the way from his village. वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है कि ये जो लोग, क्यूरियस मतलब उसे जानने की इच्छा होती है कि ये जो लोग हैं ये गांव से आकर यहाँ शहर में क्यों आए हैं. तो वो उन्हें बताता है रिक्शा पुलर, I don't have any land of my own. I work on someone else's land and get paid only 40 per day. Here I have taken this rickshaw on rent. I pay 30 to the owner. And from the rest of the money that I each day earn, I spend a little and save the rest. I will bring my wife and children here in a few months time. तो वो जो रिक्शा पुलर है वो बताता है कि मेरे पास कोई भी अपनी ज़मीन नहीं है, मैं दूसरे की ज़मीन पे काम करता था और मुझे हर दिन के 40 रुपये मिलते थे. लेकिन यहाँ आकर ये रिक्शा मैंने रेंट पे लिया है और मैं ऑनर को 30 रुपये देता हूँ रेंट के, और बाकी की जो मनी या कि पैसे जो मैं कमाता हूँ, जो मेरे पास बचते हैं, वो मैं सेव करता हूँ, थोड़ी थोड़ी सेविंग करता हूँ, और थोड़े ही टाइम में मैं अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को भी यहाँ पर ले आऊँगा.
Just like this rickshaw puller, thousands of other people came to the city with dreams of earning livelihood that will increase their income. They do various kind of work from pulling cycle rickshaw to selling vegetable and other things. At times, they may work with a plumber, electrician, tailor or any such skilled or semi-skilled artisan and learn the job. Later, they can report to a shop regularly so that they can get regular customer. However, most often they work on their own. इसी रिक्शा पुलर की तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गांव से शहरों में आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। तो वो वहाँ जाके बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि कोई रिक्शा चलाता है, कोई फ्रूट्स बेचता है, वेजिटेबल्स बेचता है और इसके अलावा और भी बहुत काम करते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, आकर किसी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेलर इनके साथ काम करने लगते हैं और ये काम सीखते हैं उनसे। जब ये काम अच्छे से सीख लेते हैं तो ये अपनी खुद की शॉप खोलते हैं और अपना गुजारा करते हैं। Some people choose to set up small shops. They may be as simple as goods on trolley or on a plastic sheet spread out on a particular spot on the pavement. Then they also provide services such as key making or repair work of cycles, umbrella or pressure cookers. But these people can be cleared off the street by the police at any time. कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी शॉप्स खोल लेते हैं अपनी, जैसे कई ट्रॉली पर गुड्स बेचते हैं। कुछ लोग ऐसे नीचे प्लास्टिक की शीट बिछा के ऊपर बैठ के सामान बेचते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, चाबी बनाने का काम करते हैं, डुप्लीकेट चाबी बनाने का, या रिपेयरिंग का काम करते हैं। कुछ साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं और अम्ब्रेला रिपेयरिंग का, प्रेशर कुकर वगैरह इन सबको रिपेयर करने का काम करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं इन्हें थोड़ा सफ़र करना पड़ता है क्योंकि इनकी दुकानें जो हैं वो पुलिस के द्वारा किसी भी वक्त हटाई जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द मार्केट्स। Samita wanted to buy a few things for herself and her friends. As they entered the market, they got off the rickshaw. Samita was amazed to see such a huge market with about 2 L-shaped rows of shop and a shopping mall at one end. There were many small shops selling all kind of things, ready-made clothes, dress material, jewelry, shoes, utensils, electronic goods, furniture, etc. अब समीता को कुछ सामान खरीदना है तो इसके लिए वो खुद अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट के अंदर जाती है। और जब वो अंदर जाती है तो वो क्या देखती है, एक इतनी बड़ी मार्केट देख के वो बहुत हैरान हो जाती है। दोनों एल शेप की साइज़ में दुकानें होती हैं और साथ ही लास्ट में एक बहुत बड़ा मॉल देखती है। वो वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं उसके अंदर और उसके अंदर सब कुछ मिल रहा है। रेडीमेड कपड़े भी मिलते हैं, ड्रेस मटेरियल भी मिलता है, ज्वेलरी भी मिलती है, बर्तन भी मिलते हैं और वहीं पे आपको फर्नीचर भी मिलेगा और इलेक्ट्रिक गुड्स भी मिलेंगे। वृंदा आस्क्ड हर कज़न व्हाट शी वांटेड टू बाय फॉर हर फ्रेंड्स। आई वांट टू सी द आइटम इन वेरियस शॉप एंड देन डिसाइड कैन वी गो दैट बिग शॉपिंग मॉल ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। तो वृंदा समृता से पूछती है कि उसको अपने दोस्तों के लिए क्या खरीदना है। तो वो बोलती है कि मुझे जो खरीदना है वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, हम पहले मॉल चलेंगे और वहाँ जाके डिसाइड करेंगे। सो वृंदा टुक हर कज़न टू द 5-storied mall across the street. It has glass exteriors and shop on the first floor selling items made by well-known companies. There were many restaurants, 2 ice cream parlors, a showroom selling watches and a shop selling trinkets, cards and books, etc. Samita went to the shop that sold cards and stationery and bought some trinkets, a pen stand and 2 books for her friends. तो वृंदा अपनी कज़न को उस 5 मंजिल वाले मॉल में ले जाती है और वहाँ जाके वो देखती है कि जो सारा मॉल है ये ग्लास का, यानी कि कांच के यहाँ पे एक्सटीरियर लगे हुए हैं हर फ्लोर में। और जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं वो सारे अच्छी अच्छी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं। और उसी के अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं, आइसक्रीम पार्लर्स भी दिखते हैं उसे, शोरूम्स दिखते हैं जहाँ पर वॉचेस भी मिल रही हैं, ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ पर कार्ड्स, बुक्स भी मिलते हैं। तो समीता कहाँ जाती है, एक शॉप पे जाती है और वहाँ से कुछ स्टेशनरी का सामान लेती है, जैसे कि पेन स्टैंड, ट्रिंकर्स, 2 बुक्स लेती है अपने दोस्तों के लिए। On the other floor, there was shop selling clothes for children, men's and women. Smita wanted to buy a t-shirt and a pair of jeans for her younger brother. Vrinda said she knew a big shop which sold export surplus garments, so they took a rickshaw and traveled for about 2 kilometers till they reached a big building which had factory outlet written
आउटसाइड। जब वृंदा दूसरे फ्लोर पर जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ पर बच्चों के और औरत के और आदमी के सबके कपड़े मिल रहे हैं। तो वो स्मिता सोचती है कि मुझे अपने भाई के लिए भी एक टी शर्ट और एक जीन्स ले लेनी चाहिए, लेकिन वृंदा उसे बोलती है कि मैं एक ऐसी शॉप को जानती हूँ जहाँ पर एक्सपोर्ट का माल मिलता है। तो वो रिक्शा लेकर 2 किलोमीटर आगे वहाँ से बड़ी सी बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं जिसके बाहर क्या लिखा होता है, फैक्ट्री का आउटलेट। Inside the building, they found a big hall that had stand with shirts, t-shirt, skirt and trouser on display. Behind that hall, there was a larger room where sewing machines were placed in 3 rows and men and women were busy stitching clothes, sewing buttons, doing embroidery work on ladies' dresses, etc. Samita and Vrinda bought some clothes for quite reasonable prices from the outer hall, which was the showroom. Vrinda knew the proprietor of the showroom, Mrs. Shanta Negi, and so she introduced her to Smita. Smita wanted to know all about Mrs. Negi's work. जब वो उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है और हॉल के अंदर स्टैंड्स लगे हुए हैं, जिस स्टैंड्स के ऊपर टी शर्ट, स्कर्ट्स, ट्राउज़र को डिस्प्ले यानी कि सामने रखा हुआ है। उनके पीछे वो एक और बड़ा रूम देखती है जहाँ पर स्विंग मशीन यानी कि कपड़े सिलने की मशीन्स रखी हुई हैं 3 रोज़ में, और वहाँ पर मेन और वुमेन बिजी हैं क्लॉथ को सिलने में, बटन्स लगाने में और लेडीज़ की ड्रेसेस पे एम्ब्रॉयडरी करने में वो बिजी हैं। स्मिता और वृंदा कुछ कपड़े खरीदती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस पे वो कपड़े खरीदती हैं हॉल में से, शोरूम में से। तो वृंदा उस प्रोप्राइटर को यानी कि जो शोरूम का मालिक है उसे ऑलरेडी जानती थी, जिसका नाम था मिसेस शांता नेगी। तो वो स्मिता को उससे इंट्रोड्यूस कराती है। स्मिता जानना चाहती है कि मिसेस नेगी का काम कैसा है, वो कैसे काम करती हैं। मिसेस नेगी told them that she had done a course in fashion designing many years ago. However, only last year she had managed to take these premises on rent and start her own work. She employed about 20 to 25 workers, most of whom knew tailoring. They made garments out of cotton cloth that was procured from various regions. After giving them an ethnic look, the clothes were sold to buyers from the Middle East and a few countries in Europe. The garments that were not chosen by buyers or were not exported for some reason were sold to the local customers. तो मिसेस नेगी उन्हें बताती है कि उन्होंने कुछ साल पहले एक फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था और पिछले ही साल उन्होंने इस प्रेमिसेस को यानी कि इस बिल्डिंग को रेंट पे लिया है ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। और उन्होंने 20 से 25 वर्कर अपने अंडर काम करने के लिए रखे हैं जो कि टेलरिंग अच्छी तरह से जानते हैं। वो कॉटन के कपड़े लाकर उनको सिलाई करके उनके अच्छे प्रोडक्ट बना के वो बेचती हैं और जो बाकी के प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं। जो प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाती या बायर्स को पसंद नहीं आते वो उन्हें लोकल कस्टमर को बेच देती हैं।